नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मसाला जंक्शन। आज बात होगी काली मिर्च की, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद, यानी कि करीब करीब 16 साल के वनवास के बाद एक बार फिर से काली मिर्च एनसीडीएक्स के वायदा पर दोबारा लॉन्च होने जा रही है। एनसीडीएक्स पर एक बार फिर से काली मिर्च का वायदा शुरू होना क्या मायने रखता है? क्या दूसरी और कमोडिटीज भी जैसे दालें हैं, चना है, क्या वो भी इसके बाद वापसी करेंगी? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या काली मिर्च के वायदा को सक्सेस इस बार मिल पाएगी या नहीं, और बाजार का रवैया इस पर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और इसमें हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं बीरेन वकील, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं पैराडिज्म कमोडिटीज से। स्वागत है आपका बीरेन जी। बीरेन जी, मेरा पहला सवाल, राम को 14 साल का वनवास मिला था, काली मिर्च को 16 साल का। 16 साल के बाद में काली मिर्च की वापसी किस नजर से देखते हैं? इसके कुछ विशेष पहलू है। एक तो ये इसकी लेगेसी काफी रिच है। पहले ये कोची में एज ए रीजनल कमोडिटी फ्यूचर्स चलता था। फिर जब ये नए एक्सचेंजेस आए ऑनलाइन, तब ये एनएमसी में शुरुआत में चला, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो उस समय अहमदाबाद थे चल रहा था। बाद में एनएमसी एनसीडीएक्स में भी चालू हुआ। तो इसका लेगेसी लंबा है। तो ऐसे मार्केट्स में जिनका प्रायर हिस्ट्री हो, वो जल्दी इकोसिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। 2-3 साइकिल अगर इसकी लिक्विडिटी में, डेप्थ में अच्छी चल जाए, तो ये ऑटो मोड पे आ सकता है। अगर लिगेसी अच्छी है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर इसके 1-2 कॉन्ट्रैक्ट ठीक से निकल गए, तो फिर ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा, जैसे हल्दी दिखा रही है, जीरा दिखा रहा है, धनिया दिखा रहा है। क्योंकि एनसीडीएक्स पर कहते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, यानी कि मसाले, बस उन्हीं में ही खेला हो रहा है, और उसी खेले का एक दूसरा जो चेहरा है वो काली मिर्च। मेरी एक पर्सनल मान्यता ये रही है कि जितनी भी कमोडिटी के लीगेसी हिस्ट्री है, जैसे सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, सोया तेल हो गया, या तो जूट हो गया, जैसे तो जूट की भी बहुत अच्छी लीगेसी हिस्ट्री है। कलकत्ता एशियन एक्सचेंज में ये चल रहा था। इसी तरह पेपर की भी कोची में चल रहा था। सांगली का भी लीगेसी है अच्छा। सांगली एक्सचेंज में वो हल्दी चल रही थी। तो जितने जितने ऐसे एक्सचेंजेस, जितने जितनी ऐसी कम्युनिटी है कि जिसका पुराना हिस्ट्री है, जिसका डेटा भी शायद मिल सकता है, और तो जो कम्युनिटी रिस्पेक्टेड फ्रेटर्निटी है, वो इजीली कनेक्ट हो सकती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पे मजबूत, इस पे थोड़ी मेहनत करे तो कम मेहनत में शायद अच्छा रिजल्ट मिले। कम मेहनत में, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बीरेन जी, क्योंकि कोची में कई कारोबारियों से बातचीत हुई, और जो पेपर एसोसिएशन है ऑल इंडिया की, उनसे भी बातचीत हुई, तो वो काफ़ी घबराए हुए से भी दिखाई देते हैं। और विश्वास जो है, उन्होंने क्लियर कट कहा कि एनसीडीएक्स के ऊपर पे बहुत ज़्यादा भरोसा हम लोग नहीं करते, क्योंकि उनके पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं काफ़ी वर्स्ट हैं, और बाज़ार के अंदर में उनकी एंट्री वो ये देख रहे हैं कि एक मैन्युपुलेशन की तरह होगी। और जिस तरीके से दूसरी कमोडिटीज़ के अंदर में एक बड़ी ज़बरदस्त मैन्युपुलेशन और 2-4 हाथों के अंदर ही कारोबार रहता है, तो वो एक उनके लिए एक चिंता का विषय है। इसको किस नज़र से देखा जाए? वो पेपर का जो एपिसोड हुआ था 2010 में, मैं काफी वाकिफ हूँ। एक जमाने में मैं एक्टिव ट्रेडर था इसमें, ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट्स जी। और आपकी जो बात है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे। ये मामला बेसिकली कमोडिटी स्पेसिफिक नहीं है, बट ट्रस्ट डेफिसिट के मामले में है।
कि अगर आप ट्रस्ट डेफिसिट है तो पेपर तो क्या, दूसरी कमोडिटी भी, उसमें भी दिक्कतें, मुसीबतें आएगी। हम्म। अ, अगर पॉलिटिकल विल है, इच्छा शक्ति है, तो मैनिपुलेशन और सब कुछ को टैकल किया जा सकता है। हम्म। आजकल तो फोरेंसिक ऑडिट जैसे टूल्स या मनी ट्रेल, इतने फास्ट एल्गोरिदम है, जो पे इन पे आउट, कहाँ पैसा गया कहाँ से आया, सब कुछ सेकंड में रियल टाइम बेसिस पे आपको बता सकता है। तो सर वो तो आपको बता देगा, लेकिन चूंकि ये कमोडिटी तो आपकी हाजिर में भी ट्रेड होती है और हाजिर के फंडामेंटल्स इसके ऊपर पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालते हैं। और आपको पता है कि कमोडिटी का बाज़ार आजकल र्यूमर्स का बाज़ार है। एक छोटी सी मॉनसून को लेकर के आई घटना बाज़ार के सेंटीमेंट को और बाज़ार के नज़रिए को बदल देती है। और यही नहीं, केवल मात्र बाजार, हाजिर बाजार के अंदर में एक छोटी सी हलचल जो है वो बाजार की डायरेक्शन को बदल देती है और उससे काफी नुकसान वायदा के अंदर में देखने को मिलता है। ये जीरो सम गेम है, यानी किसी एक का नुकसान हमेशा ही दूसरे का फायदा रहेगा। हम्म। तो मैं हमेशा मानता हूं कि स्पेकुलेशन गलतियों का साइंस है। अगर आप गलती करते हो, कोई पकड़ता है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। आप किसी और की गलती पकड़ते हो हम्म। तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हम्म। तो मेरा मतलब ये है कि फ्यूचर इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, वो तो टूल है। हम्म। आप इसका किस हिसाब से, किस मोटिव से इस्तेमाल करना चाहते हो, उस पर ज्यादा निर्भर रहता है। तो इस बार ओवरऑल अगर अपन सिनेरियो को देखें तो आपको वैसे काली मिर्च का बाजार क्या नजर आता है? क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई जाए इस बार के काली मिर्च के बाजार से? क्योंकि श्रीलंका की अगर हम बात करें और भारत की काली मिर्च की बात करें तो प्रोडक्शन बढ़ने की भी खबरें निकल करके आई। तो इस ओवरऑल सिनेरियो को और फंडामेंटल को देखते हुए ओवरऑल आपको काली मिर्च कैसे नजर आती है? फिलहाल ये थोड़ा सा स्टेबल मार्केट है, बट इसका अंडरटोन यानी गर्भित अगर टोन का है तो थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। बेसिकली ये हाईली वाटर सेंसिटिव क्रॉप है, पानी इसको ज्यादा चाहिए और लेबर इंटेंसिव भी है। तो जिस हिसाब से लेबर शॉर्टेज है और पानी की भी कुछ दिक्कत है, अगर ये आप ये पर्टिकुलर साल देखेंगे तो जितनी भी वाटर सेंसिटिव क्रॉप है, जैसे शुगर हो गई, रबर हो गया, फिर पेटी हो गया, ये काफी क्रॉप्स मल्टी ईयर हाई पे है। शुगर 22 साल के हाई पे है। तो और जैसे ये अल नीनो का जो काफी जोरों से चर्चा चल रहा है, हम्म। तो ये देखते हुए एशिया में अल नीनो की अगर वाकई में असर होती है तो आगे जाके कहीं इसमें सप्लाई साइड प्रोडक्शन में कुछ डाउनसाइड सरप्राइज देख सकते हैं। हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अगले 2 दिन के अंदर में मानसून जो है पूरे भारत में छा जाएगा और अब पॉजिटिव खबरें जो है मानसून को लेकर के आने लगी हैं। जो मेरी जानकारी के मुताबिक आने वाला जो समय है उसके अंदर में जुलाई और अगस्त के अंदर में जो डेफिशिएंसी हम मानसून की मान रहे थे बीरेन जी, वो अब डेफिशिएंसी यहाँ पर अब दिखाई नहीं देगी और हालात सुधरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और मानसून जो है वो यहाँ पर भरपूर बारिश भी दिखाता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ साथ जो डेफिशिएंसी हम मान करके चल रहे थे कि 92% बारिश होगी, जो IMD का और स्काईमेट का भी जो अनुमान था कि 90%, 92% की जो हम रेनफॉल मान रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनको अपने आंकलन जो है वो बदलने पड़ेंगे। और ये जो अनुमान है, जो मेरे पास जो इस समय पर कुछ आंकड़े हैं, हालांकि मैं उसको और इन डेप्थ स्टडी कर रहा हूं, तो 96% से लेकर के और 100% का भी इस बार मानसून रह सकता है अल नीनो के इम्पैक्ट के बावजूद भी। ये एक बड़ी, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज के जो सिनेरियोज हैं वो बड़ी तेजी के साथ में बदलेंगे और जिन्होंने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की आपदा के अंदर में, शायद उनको एक झटका लग सकता है। इस समय पर ओवरऑल अगर अपन देखें बीरेन जी, क्योंकि आपका बड़ा जबरदस्त एक्सपोजर काली मिर्च के अंदर में भी रहा है, वियतनाम
और श्रीलंका और भारत, यहां पर जो इस समय पर स्ट्रेटेजी बनती दिखाई दे रही है, करीब करीब ऐसा माना जा रहा है एक बड़ा गैप है प्राइजेस के अंदर में, वियतनाम की काली मिर्च में, श्रीलंका की काली मिर्च में, भारत की काली मिर्च के अंदर में। भारत की काली मिर्च कमोबेश इनसे काफी महंगी इस समय पर दिखाई दे रही है। तो प्राइस पैरिटी के लिए और जो श्रीलंका ने जो टैक्स रिलैक्सेशंस दिए हैं उसका क्या इंपैक्ट बाजार के ऊपर पे आप देखेंगे? मानसून की नजर से अगर समझे तो ये मानसून करीबन 100 डे की इवेंट है। अभी हम मानसून के 35 दिन पास हुए हैं, अभी करीबन 60-70 दिन बाकी है। दूसरी बात ये है कि अभी तक का जो वेदर पैटर्न है वो टिपिकल अल नीनो का प्रमाण देता है, जिसमें एक्सट्रीम स्विंग्स, यानी जैसे हमारे यहाँ एक स्पॉट पे 55% बारिश है पूरे सीजन की और 3 स्पॉट पे पूरे सीजन का 1% बारिश है। तो दिस काइंड ऑफ एनोमलीज आर टिपिकल फीचर ऑफ अल नीनो। एक बात जरूर है कि अल नीनो है मतलब फसल कम आएगी या फैल जाएगी, वो जरूरी नहीं है। 1997 में 1997 में सुपर अल नीनो होते हुए भी इंडिया का क्रॉप रीजनेबली गुड था, बाहर एशिया का पिकर था। बिल्कुल बिल्कुल 113% तक का की बारिश भी रिकॉर्ड की गई अल नीनो के टाइम पर। इसी तरह 2010 का अल नीनो भी सुपर अल नीनो काइंड ऑफ था, उसमें भी इतनी नुकसान नहीं थी। 2016 का अल नीनो में हमको डेफिसिट मिली और फसल पे भी उसकी, स्पेशली कॉटन पे, सोया पे, जीएन पे असर देखने को मिली। तो अभी एनसीडीएक्स के ऊपर पे ये जो वायदा लॉन्च हो रहा है 15 तारीख से, 15 जुलाई से, आपको इसके सक्सेस रेट्स क्या दिखाई देते हैं? नहीं, पहले तो मैं क्या, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो सबसे पहले मैं इसका बायलॉज पढ़ना प्रेफर करता हूँ। बायलॉज पढ़ूंगा, बिजनेस सेंटर कौन से है, कहाँ से है, कौन से ग्रेड वेराइटी है। मसालों की सबसे बड़ी मसालों की दिक्कत ये है कि इसका बेसिस स्पेक्ट्रम काफी बड़ा होता है। जैसे धनिया है तो लोअर ग्रेड का जो बादामी धनिया है वो करीबन 10-12 हजार का है, और बहुत ही अच्छा जो एक्स्ट्रा ग्रीन कहेंगे या ईगल कहेंगे वो करीबन 20,000 का होगा। इतना वाइड स्पेक्ट्रम है। हल्दी में भी इतना वाइड स्पेक्ट्रम है, पेपर में भी काफी वाइड स्पेक्ट्रम रहता है। MG1 जैसे हमारे यहाँ जो पॉपुलर वैरायटी है, तो इसके स्पेसिफिकेशन जब मैं देखूंगा उसके बाद ग्लोबल बेंचमार्क से क्या मिलता जुलता है, क्योंकि विदाउट नोइंग द प्रोडक्ट और खास तो इसमें कोई एनोमलीज के चांस है, प्रोडक्ट फ्लो जिसको कहेंगे हम। अभी हाल ही के अंदर में मक्का भी लॉन्च किया एनसीडीएक्स ने, उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की आप देखते हैं? इसमें ये लॉन्च नहीं हो पाया है, मीन्स लॉन्च हुआ बट इसमें ट्रेड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस बार तो क्रॉप भी अच्छी है, इंडस्ट्री का साइज भी बहुत बड़ा है और कमोबेश हर स्टेट की कमोडिटी है, और उसके बावजूद भी इसके अंदर में सक्सेस रेट का नहीं आना, इसके क्या मायने समझे जाएं? बेसिकली पिछले 3-4 साल में जो प्रोडक्ट आए, जैसे ग्राउंडनट लॉन्च हुआ, इसबगोल लॉन्च हुआ, फिर ये बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, बट कोई संभाव चल नहीं पाया है। तो नहीं चलने की वजह वो आई थिंक मार्केट ज्यादा बता सकता है। मैं एज ए इंडिविजुअल आई एम वेरी टाइनी पार्ट ऑफ दिस। मार्केट के जो दिग्गज है वो ज्यादा बता सकते हैं, ज्यादा जान सकते हैं। आप भी मार्केट के दिग्गज हैं, आप मार्केट के दिग्गजों के साथ उठते बैठते हैं, इनसाइडर क्या कहती है? ना, मैं तो नहीं हूँ, बट जैसे मैंने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट का इश्यू और खास करके प्रोडक्ट सैंक्टिटी, वो बहुत बड़ी बात है। वो पार्टिसिपेशन इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रेडिबिलिटी, चूंकि एनसीडीएक्स के साथ में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्रेडिबिलिटी का है।
बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी इस तमाम जानकारी के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। चूंकि क्रेडिबिलिटी, जब तक एनसीडीएक्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर पे सवाल उठेंगे, चूंकि अभी हाल ही के अंदर में हमने देखा हल्दी को लेकर के क्रेडिबिलिटी के ऊपर पे सवाल खड़े हुए, उसके अंदर में अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एग्जैक्ट सर्वे क्या है वो नहीं पता, चूंकि आपको सर्वे रिपोर्ट के साथ में काम करना पड़ेगा। एनसीडीएक्स को ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट प्रोडक्शन क्या है। केवल बैठ करके और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने से ही सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। इसके साथ साथ के अंदर में जो दूसरा इशू निकल करके हाल फिलहाल के अंदर में आया, कपास खली के अंदर में भी कुछ इस तरीके की अफवाहें जो हैं वो दिखाई दी। ट्रेडर्स का गुस्सा दिखाई दिया कि जिस क्वालिटी की कपास खली मिलनी चाहिए ऐसी कॉटन सीड ऑयल केक अवेलेबल नहीं है, गोडाउन्स के अंदर में मिक्स्ड है, उसके अंदर में मिक्सिंग की हुई है। तो इस तरीके के सवाल लगातार और ख़ास तौर के ऊपर पे डिलीवरीज को लेकर के हमेशा से ही एक्सचेंज जो है वो सवालों के घेरे में रहा। चाहे वो पल्सेस का केस हो, चाहे काली मिर्च का केस हो, चाहे आलू का केस हो और चाहे कोई और कमोडिटी हो, लगभग कमोबेश सभी कमोडिटीज़ के बीच के अंदर में एक बार एक्सचेंज जरूर सवालों के घेरे में जरूर आई है। अब उनके पार्टनर अलायंस जो है, जो ये वेयर हाउसिंग की व्यवस्था देख रहे हैं, उसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है या उसको वो ठीक से ऑडिट नहीं कर पा रही एक्सचेंज, और यहां पर सेबी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है और सेबी को भी बड़ी बारीक नज़र यहां पर रखनी चाहिए। केवल मात्र कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज करवा देना तक इसको सीमित नहीं रखना चाहिए। सेबी को भी माल जो गोडाउन्स के अंदर में एनसीडीएक्स के रखा हुआ है उसकी समय समय के ऊपर पे ऑडिट खुद से भी करवानी चाहिए। थर्ड पार्टी के ऊपर पे जब तक वो ट्रस्ट करेंगे, इसी तरीके के धोखे जो हैं सेबी को भी मिलेंगे, बाजार को भी मिलेंगे, कारोबारियों को भी मिलेंगे। और जो मुख्य जो लक्ष्य है ट्रांसपेरेंसी, प्राइस फोरकास्टिंग और किसानों को एक उचित भाव मिलना और प्राइस के बीच के अंदर में पारदर्शिता, इससे हम दूरी बनाए रखेंगे जब तक इन सारे सवालों के समाधान सेबी नहीं लेकर के आ जाती है। कहीं मत जाएं, देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी।